अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं या करना चाहिए आपको, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगी कुछ बेहतर सीखने के लिए। और एक पॉजिटिविटी को भी आप स्प्रेड कर सकते हैं ना, लर्निंग का जो एक एंथुजियाज्म है वो बढ़ेगा उससे। खैर, 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की जो एक सीक्वेंस में सीखी जाती हैं। LSRW कहते हैं हम, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। हम लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले की बात को रिसीव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं विचारों को। हिस्ट्री लिखी जाती है लैंग्वेज के माध्यम से। बेसिकली लैंग्वेज में क्या है, 4 बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, 4 बेसिक कौशल। ठीक है, बात क्लियर यहां तक की? 4 स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जो लिसनिंग है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। सिमेंटिक मतलब मीनिंगफुल, एक कुछ सेंस बनाए। ठीक, हालांकि एक डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनीम, मॉर्फीम और ये सारी चीजें। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यानी मीनिंगफुली आप समझ पाए, एक मीनिंग डिड्यूस कर पाए, निकाल पाए। जब आप सुन रहे हो एक तो एक मीनिंग निकल करके आए, तो ये सिमेंटिक एस्पेक्ट कहा जाता है लैंग्वेज का। किसको? लिसनिंग को। स्पीकिंग में क्या है? स्पीकिंग में एक छोटी सी चीज है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक मतलब जहां भी फोन की बात आ जाए, सिंपल हम बात जानते हैं, फोन का काम कहां से शुरू हुआ था? सुनने से। वो जो टेलीफोन था, फोन जहां भी आ जाए मतलब साउंड की बात हो रही है। तो स्पीकिंग में साउंड की ही बात होगी। हम बोल रहे हैं तो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो फिर हम रिसीव कर रहे होंगे। ठीक, तो फोनेटिक एस्पेक्ट हुआ। रीडिंग, रीडिंग क्या है? फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक मतलब फोन मतलब साउंड। ग्राफिक क्या है? राइटिंग की जो फॉर्म है उसको हम ग्राफिक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि रिटन फॉर्म जो है वो लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस करती है, तो ग्राफिकली। भाई जब बात लिखने की आ जाए कभी भी, तो ग्राफ की बात करते हैं हम। जैसे हम एक डिसेबिलिटी की भी बात करते हैं, डिसग्राफिया, मतलब लिखने से संबंधित परेशानी। तो रीडिंग में आपका ग्राफ यानी कि राइटिंग फॉर्म भी यूज होती है, मतलब रिटन फॉर्म में कुछ लिखा होगा तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो ग्राफ भी है वहां। और फोनेटिक एस्पेक्ट भी है, तो फोनेटिक कम ग्राफिक बन गया ये। फिर है राइटिंग। राइटिंग आपका ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, जिसमें कुछ लिखा जाएगा, विजुअली आपको प्रेजेंट किया जाएगा राइटिंग में। ये थोड़ी सी इसको कनेक्ट करने वाली बात है। 4 स्किल्स हैं, सिंपल। अब ये जो 4 स्किल्स हैं, अब इसमें भी इन्होंने 2 तरीके से इसको बांटा हुआ है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं बात करूं लिसनिंग की और मैं बात करूं रीडिंग की, तो ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स बन जाती हैं, या पैसिव स्किल्स भी इनको कह देते हैं, मतलब ग्रम्यात्मक कौशल। रिसेप्टिव स्किल्स, इन दोनों को हम एक रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर पैसिव स्किल्स भी कह सकते हैं। ठीक, रिसेप्टिव मतलब जब आप रिसीव कर रहे होगे, कुछ ग्रहण कर रहे होगे। भाई जब आप सुनते हैं और जब आप पढ़ते हैं, अगर मैं इसको उठा करके, ये मान लीजिए एक बुक है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं ये पढ़ूं तो मैं रिसीव कर रही हूं कि WACOM, मतलब दिमाग में जा रही है। मैंने तो कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो मैंने रिसीव किया इसको। मतलब रीडिंग में रिसीव करते हैं आप, और अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो लिसनिंग में भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है बात? तो इस केस में ये दोनों जो स्किल्स हैं ये रिसेप्टिव यानी ग्रम्यात्मक कहलाती हैं। मतलब आप रिसीव कर रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो लिसनिंग हो चाहे वो रीडिंग हो। आप पैसिव हैं, आप पैसिव रेसिपिएंट हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं भाषा को। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आगे बढ़ेंगे। एक और इसकी कैटेगरी है, दूसरे पेन की सुंदरता के साथ देखेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? ड्राइंग तो मेरी खतरनाक है, बट ठीक है, कोशिश कर लेती हूं। स्पीकिंग और राइटिंग की। अब ये स्पीकिंग और राइटिंग क्या खेल है? ये है एक्सप्रेसिव स्किल्स, या एक्टिव स्किल्स, या फिर प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर एक्सप्रेसिव कह सकते हो, जहां आप पूरी तरह से एक्टिव हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। भाई कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, भाषा की बात करें, 2 ही चीजें हो रही होंगी हर जगह, या तो बात को कहा जा रहा होगा या बात को रिसीव किया जा रहा होगा। क्लियर है बात? चाहे वो सुन के रिसीव करना हो, चाहे वो पढ़ के रिसीव करना हो, फिर चाहे वो खुद को बोल के एक्सप्रेस करना हो, लिख करके एक्सप्रेस करना हो, क्या है? या तो रिसीव कर रहे हैं आप, या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 ही कैटेगरी हैं सिर्फ। उन 2 कैटेगरी में 2 और चीजें हैं, स्पीकिंग और राइटिंग।
स्पीकिंग और राइटिंग मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं भाषा का। अभी मैं बोल रही हूं यहां से तो मैं भाषा का उत्पादन कर रही हूं, मतलब चाहे वो मेरे अपने, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने दुनिया से न्यारी कोई अपनी कोई ओरिजिनल लाइन बोल दी या लिख दी, बट उत्पादन तो हो रहा है, प्रोड्यूस तो हो रही है लैंग्वेज। तो क्या हुआ, जब आप बोलते हैं और लिखते हैं, मान लीजिए किसी राइटर ने अपनी बुक लिखी या आपने कुछ लिखा पेपर में, ऐसे भी लिखा, तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिव हैं आप उस टाइम। बिना एक्टिव हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना, उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मास्क का उत्पादन धड़ल्ले से चल रहा है अभी कोरोना के टाइम पर, है ना। और ये सब चीजें क्या है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप एक्टिव हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हैं। बाकी दोनों में आप रिसीव कर रहे थे, रिसेप्टिव था वो, यानी पैसिव था, ये कह सकते थे। तो लिसनिंग और स्पीकिंग यानी एलएस जो है वो प्राइमरी स्किल्स कह सकते हैं उनको, कि मतलब सबसे पहले क्या डेवलप कराएं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप कराया जाना चाहिए। तो इनको हम प्रमुख कह सकते हैं, प्राइमरी कह सकते हैं। लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग है वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको हम रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं, और इनको भी इक्वल वेटेज दी जानी चाहिए, है ना। हमने रीडिंग राइटिंग का शुरुआत की ताकि हम अपनी बात को लंबे समय तक रख सकें, ज्यादा बेहतर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ये सारी चीजें हुई। क्लियर यहां तक की बात, ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इनके बारे में ज्यादा जानेंगे। जैसे सब स्किल्स पूछ लेता है कई बार कि लिसनिंग की सब स्किल बताओ, ठीक। लिसनिंग स्किल में इट इज एन ऑरल इनपुट, ऑरल, AURAL, ORAL, ओरल नहीं है ये। ओरल मतलब बोलने से रिलेटेड, ऑरल मतलब सुनने से रिलेटेड, है ना। ये ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो ऑरल इनपुट है, मतलब आप सुनते हैं या रिसीव कर रहे हैं कुछ। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। किसी ने भेजा होगा कुछ आपको, सेंडर होगा कोई, मान लो मैं यहां पर खड़े होकर के बोल रही हूं। एक मैसेज होगा, ये एक मैसेज है जिसको मैंने क्या किया होगा, एनकोड किया होगा और भेजा होगा रिसीवर के पास। आप हैं रिसीवर, ठीक। फिर आपने इसको डिकोड किया होगा। ये मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी, ठीक है बात। तो सेंडर इन्वॉल्व है, एक मैसेज है जो रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा। अगर चीजें क्लियर हुई तो सही है, नहीं तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पर। फिर है स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसको हम कह रहे हैं, एटसेट्रा आर लर्नड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, और बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको बच्चों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना है तो क्या करें, या रिदम, स्पीच, इंटोनेशन, जो उतार चढ़ाव है आपकी आवाज में, कैसे बेहतर होगा। आप बच्चों को एप्रोप्रिएट मॉडल्स से सुनने को कहेंगे या प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। आप टीवी पर चला सकते हैं, मतलब आजकल तो स्मार्ट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं, या ऑडियो आप चला सकते हैं, रेडियो वगैरह सुनते थे हम लोग पहले, तो उस तरीके से आप ऑडियो सुना सकते हैं उनको। एप्रोप्रिएट मॉडल्स का भाषण दिखा सकते हैं जो खुद सही प्रोनाउंस करते हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो लैंग्वेज टीचर है आपके यहाँ, उसका खुद का प्रोनाउंसिएशन या भाषा पर पकड़ थोड़ी ठीक ठाक हो। एक सेंडर इन्वॉल्व होगा, वो क्या करेगा, कोड करेगा। सेंडर एक मैसेज को, मान लीजिए एक मैसेज है, इसको एनकोड करेगा। एनकोड मतलब एक कोड में डालना, एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक, और रिसीवर के पास भेजेगा। अब ये जो रिसीवर है ये इसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब इसका सही मीनिंग निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो राइटिंग लिखते हैं डॉक्टर, वो उन्हें पता होता है या मेडिकल स्टोर वाले को, ठीक। तो सेंडर ने, यानी जो आपके डॉक्टर हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा, जो वो आपका प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी पर्चा है आपके दवाई का, उस पर दवाइयां लिखी जा रही हैं, एनकोड कर दिया एक तरीके से। कई लोग तो उसको विलिंगली करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से ही लेनी पड़े, ठीक। तो एनकोड कर दिया, एक मैसेज एक कोड में डाल दिया, जो किसको समझ आएगा, मेडिकल स्टोर वाले को। तो यहां एनकोड कर दिया किसने, सेंडर ने, मैसेज को। अब ये रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर कौन है, वो मेडिकल या स्टोर वाला या केमिस्ट जो है, वो रिसीव करेगा और इसको डिकोड करेगा। अच्छा ये वाली लाके दो, आप पढ़ने बैठ के तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग की प्रोसेस चलती है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। बॉटम अप में क्या है, आप नीचे से ऊपर जाते हैं। बॉटम होता है ना, ऐसे कहा भी जाता है, ऐसे कहावतें हैं अंग्रेजी की, प्रोवर्ब्स, कि जब आप रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं तो उससे नीचे जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर ऊपर ही जाते हैं, ठीक। तो उस केस में बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे से आप शुरू कर रहे हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में, यानी अल्फाबेट से, अल्फाबेट
भाई सबसे नीचे तो अल्फाबेट ही है ना, ABCD कर रहे हैं आप, A to Z जो है आपका। फिर अल्फाबेट के बाद आप वर्ड्स पे आ सकते हैं, वर्ड्स। फिर वर्ड सीख गए आप, कल पैराग्राफ या सेंटेंस भी सीखेंगे। फिर आप पैराग्राफ पर जाएंगे, फिर आप उसके बाद पूरी स्टोरी समझने लगेंगे। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, जनरली राइटिंग में यही अपनाते हैं हम, ठीक। फिर आप स्टोरी पूरी समझने लगेंगे। ये हुई बॉटम टू अप, बॉटम से अप गए आप, ठीक। इसमें नेचुरली सीखने में भाषा को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने तोड़ दिया पूरा। आपने जब अपनी मदर टंग को सीखा तो टॉप डाउन अप्रोच से सीख लिया, आसपास कम्युनिकेशन हो रही थी, आपने रिसीव किया और सीख गए आप, है ना। तो नेचुरली अगर सिखाना है तो टॉप डाउन बेहतर है। बाकी डिपेंड करता है कि क्या आपका जो कोर्स है या जो भी एक टॉपिक है वो क्या डिमांड करेगा, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर पाएंगे उस समय पर टॉपिक के अनुसार। तो ये एक छोटी सी बात हुई। जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने वर्ड्स सुने, वर्ड्स के बाद सेंटेंस पर गए, फिर पैराग्राफ पर गए, फिर स्टोरी पर गए, इसका मतलब बॉटम अप का इस्तेमाल हुआ है। टॉप डाउन कब होगी? जब इसका उल्टा हो, जब आप एक होल मीनिंग पहले डिड्यूस कर लेते हैं। होल मीनिंग क्या होगा? स्टोरी को आपने डायरेक्ट समझ लिया, फिर आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साउंड से, सेंटेंसेस में या जो भी है सेंटेंसेस में। फिर सेंटेंसेस से आप वर्ड्स या फ्रेजेस में इसको तोड़ रहे हैं, है ना, वर्ड्स या फ्रेजेस में। फिर उससे नीचे आप अल्फाबेट्स पर आ जा रहे हैं। मतलब जो टॉप एक लेवल था, लैंग्वेज को आपने सुनकर पढ़कर जैसे भी समझ लिया उस स्टोरी को, उससे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, ठीक। नेचुरल अप्रोच कह सकते हैं इसको सीखने का, टॉप डाउन। क्लियर हो गई बात? टॉप से डाउन की तरफ एक कंप्लीट मीनिंग, एक जनरल आइडिया आपको पता था, अब आप तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, अल्फाबेट पर ABCD पर पहुंच गए आप। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड स्किल आपकी, अभी इसमें सब स्किल्स पर आएंगे। स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल यानी बोलने की बात हो रही है, बोलना एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव कह सकते हैं, या एक्टिव भी कह सकते हैं। ओरल मोड में, ओरल मतलब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आप भाषा को। लिसनिंग क्या थी? ऑरल थी, AUR वाली। इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। स्पीकिंग को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही मौलिक सी बात है, कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। लिसनिंग और जो आपका स्पीकिंग है बहुत यूज होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है एक के कौन सी वो लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको आप पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं असेस कर सकते, आकलन नहीं कर सकते आप पेन पेपर टेस्ट पर। तो लिसनिंग और स्पीकिंग, इनके लिए आप बेसिकली पेन पेपर टेस्ट के थ्रू इनको असेस करना बेस्ट तरीका नहीं होगा, या हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि लिसनिंग स्पीकिंग को पेन पेपर टेस्ट से असेस किया जाए। इसके लिए आप डिबेट करा सकते हैं, आप कोई और कंपटीशन करा सकते हैं, बट पेन पेपर पर लिसनिंग स्पीकिंग को करना जो है वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये भी एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश पेडागोजी में एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज सिलेबस में तो वही 8-10 टॉपिक हैं और उतना हो जाए तो बहुत। फिर है आपका स्पीकिंग सिचुएशंस, या इसकी भी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटरैक्टिव हो सकती है। इंटरैक्टिव जब टू वे कम्युनिकेशन हो, तो आप किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, आप उसकी सुन रहे हैं, वो आपकी सुनेगा, है ना, और फिर लड़ मरेंगे आप थोड़ी देर बाद, मजाक कर रहे हो। फिर पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव कब हो सकता है? जैसे अभी हमारा जो कन्वर्सेशन है इस टाइम, क्योंकि 4000 लोग लगभग देख रहे हैं, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक कमेंट पढ़ के आपको साथ के साथ रिप्लाई कर पाऊं, या फिर अगर मैं हर एक कमेंट पढ़ती रहूं और रिप्लाई भी करती रहूं तो ये टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पार्शियली इंटरैक्टिव हो गई। कुछ चीजें आपकी मुझ तक पहुंच पा रही हैं, मैं कुछ का जवाब दे पा रही हूं और अपनी बात मैं आप तक कह पा रही हूं, तो ये पार्शियली हुआ। बिल्कुल बाल मुकुंद। फिर है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव मतलब कोई इंटरैक्शन ही नहीं। जैसे आप न्यूज देखते हैं, उन्होंने जो बता दिया वो बता दिया। आप कोई सीरियल देख रहे हैं, वो प्री रिकॉर्डेड है, अगर कोई रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक, तो वो नॉन इंटरैक्टिव हो गया। ये सिंपल सी बात हुई। आगे बढ़ जाएं। रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें आप कुछ रिसीव करते हैं और ये रिटर्न फॉर्म में होती है। ऑब्वियसली क्या है ये? फोनेटिक कम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है रीडिंग स्किल। जब आप रिसीव कर रहे हैं, कुछ पैसिव स्किल है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली अगर हम देखें, ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मेनली अगर हम देखें तो लाउड रीडिंग, जिसको हम पता नहीं हिंदी में क्या कहते थे, होता था ना सस्वर पठन, आई थिंक। वाह हिमांशी, शाबाश। लाउड रीडिंग, सस्वर पठन जो होता था, उसमें बेसिकली आप पूरे रिदम के साथ
प्रॉपर लाउड तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई क्लास में उठा दिया जाता है ना, एक बच्चा पढ़ेगा बाकी सब सुनेंगे, या टीचर पढ़े खुद से, तो वो लाउड रीडिंग कर रहे हैं, मतलब सबको आवाज जा रही है। इससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है। प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है यानी उच्चारण बेहतर होगा बच्चे का। उच्चारण बेहतर करने के तरीके, टीचर खुद सही भाषा का इस्तेमाल करे, जो एप्रोप्रिएट मॉडल्स हैं या स्पीकर्स हैं उनको सुना जाए या दिखाया जाए, क्लास में सुनवाया जाए, है ना, मौके दिए जाए उनको। तो लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। अगर बच्चा सुनेगा ध्यान से तो वो सही भी कर पाएगा। साइलेंट रीडिंग है मौन पठन। मौन पठन क्या है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उसको, या ध्यान से पढ़ रहे हैं आप पूरे डिटेल्स के लिए, आपको डिटेल्स चाहिए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, डिटेल्ड स्टडी की है आपने, ऊपर ऊपर से सिर्फ व्यू नहीं लिया, ध्यान से देखा है। एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली, हर एक डिटेल आपको इसके बारे में पता होगी। जब आप साइन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और स्पेशली कुछ पैसे से रिलेटेड हो या किसी और चीज से, कोई आप एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल्स को पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं उस समय तो। ठीक, ये प्लेजर के लिए होती है। आप कोई नॉवल ले आए, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ आपका मन है ना, आपके सर पर डंडा नहीं है बट आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्लेजर के लिए होती है, एक्सटेंसिव। और आउटसाइड द क्लासरूम हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कितनी कहानियां पढ़ लोगे क्लास में, तो आप स्पेसिफिक डिटेल कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, टीचर ने कहा इसको पढ़ो और इसके आंसर लगाओ, तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होगे क्लासरूम में। ठीक, एक्सटेंसिव आप आउटसाइड द क्लास। इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी, ये डिटेल्ड नहीं है, नॉन डिटेल्ड, मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। पैसिव वोकैबुलरी बढ़ाएगी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और इंटरेस्ट और प्लेजर आता है, मजा आता है, आपकी हैबिट डेवलप होती है, आपकी जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की वो बेहतर होंगी इससे। ठीक है, स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी सबसे ज्यादा रीडिंग की। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीडिंग और राइटिंग की, सब स्किल्स पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग की सब स्किल्स, भाई इसके कुछ छोटे हिस्से होंगे ना, जिस तरीके से इसको डील किया जाएगा। ये मैराथन क्लास से कम नहीं है। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, प्रीव्यूइंग, आप दूर दूर से देख लेते हैं, अच्छा अच्छा इस बारे में, ओके। प्रिडिक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा है। प्रिडिक्टिंग मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, है ना, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं पढ़ते समय। दूसरा है स्किमिंग। स्किमिंग अभी हमने समझा, मेन आइडिया जस्ट आपने निकाल लिया, बाकी चीजें जाएं तेल लेने। फिर है स्कैनिंग, स्पेसिफिक डिटेल्स को आप फॉलो करते हैं यहां। पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। पैराफ्रेजिंग होता है अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना बात को, अपने शब्दों में और अपने तरीके से। ओ, तो ये रीडिंग में नहीं आएगा, इसको राइटिंग में लिखेंगे हम। ठीक है, स्पीकिंग में भी आ सकता है इवन, बट राइटिंग में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इन तीनों से इसको अलग कर लेना। ठीक, बेसिकली आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अपने तरीके से आप बता रहे हैं, कोई एक टेक्स्ट पढ़ा, आप अपना उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं अपने शब्दों में। समराइजिंग होता है एक, समराइजिंग बेसिकली होता है आप समरी बताते हैं, मेन आइडिया बता दिया आपने, जरूरी नहीं आपने अपने वर्ड्स ऐड किए हो या कम शब्दों में। यहाँ कम शब्दों की बात नहीं होती, यहाँ आप अपने शब्दों में, और उस जो एक बंदा है जिसका आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसको भी आप ऐड करके एक नए फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो ये आपका राइटिंग में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेना, हो जाती हैं चीजें। आगे बढ़ेंगे, राइटिंग स्किल की बात कर रहे थे। इट इज अ स्किल विच एनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, कुछ नया सोच पाए बच्चा, अपने आप को जेन्युइनली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद है आइडियाज, आप कुछ नए आइडियाज सोच पाए ब्रेनस्टॉर्म करके। ब्रेनस्टॉर्म करना क्या है, आप दिमाग पर जोर डालकर अलग अलग आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, बारिश हो रही है अलग अलग आइडियाज की। ऑर्गेनाइज कर पाए आप अपने आइडियाज को, कोहेरेंटली आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पाए। कोहेरेंटली मतलब, या कोहेरेंस क्या है, आप जोड़ करके एक सटीक तरीके से अपने शब्दों को वेल निट तरीके से पिरो पाए, मतलब आप एक पॉइंट हो आपकी बात में, जुड़ाव हो एक बात में, ऐसा नहीं है कहीं की बात कहीं चल रही हो। ठीक, तो आप बांध पाए अपनी बात को, अगर मैं कहूं तो वो कोहेरेंस होना चाहिए राइटिंग में। ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट कर पाए। ड्राफ्टिंग इसकी सब स्किल है, बहुत पूछी जाती है ड्राफ्टिंग। भाई आप ड्राफ्ट करते हैं ना, ड्राफ्ट बनाते हैं आप, कोई लेटर आप लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक ड्राफ्ट बनाएंगे, इसका ये एक परफॉर्मर रहेगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके मेन मेन पॉइंट्स बनाएंगे, तो आपने एक ड्राफ्ट किया एक लेटर। ठीक। एडिट कब करते हैं? जब आपने देखा इसमें ये वाली चीज को हटाना है, ये वाली चीज को ऐड करना है, तो आप एडिट कर रहे हैं, ये भी राइटिंग का हिस्सा हुआ। रिवाइज तो आप करेंगे ही। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव आइडियाज, कोहेरेंस, इसके अलावा ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई।